नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चाहिए और डेंजर बिल्डिंग्स जो है उनको चिन्हित करके उनसे रिपेयर करवाना चाहिए और साथ में ये भी करना चाहिए कि उनको निकाल के बिल्कुल बाहर नहीं करना चाहिए। उसके लिए ट्रांजिट कैंप बनानी चाहिए और ट्रांजिट कैंप बनाने के लिए हमारे महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति नहीं है। कम से कम सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने उल्लासनगर को 100 करोड़ का अनुदान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए? क्योंकि अगर उन गरीब लोगों की मजबूरी है, वो स्ट्रक्चरल ऑडिट भी नहीं करा सकते, उनके पास मेंटेनेंस भरने के लिए पैसे नहीं है, तो मानवता के आधार पर जब कोरोना के ऊपर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, तो उल्लासनगर के लिए ट्रांजिट कैंप कराने के लिए सरकार मात्र 100 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे सकती है? एक ये दूसरा प्रश्न ये, अभी उन्होंने उन करीब शहर के सभी 30 साल पुराने निर्माणों को कहा है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट करा दो। अभी 1 लाख रुपया खर्चा है उसमें कि आदमी बिल्डिंग जो गिरती है उसकी पुनर्बांधनी कर सकता है। वो जीआर 2019 में दिए गए, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि भाई ये जीआर होने के बाद ही वहां पर बिल्डिंग क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि जो डीसी रूल नए आए हैं उसमें चारों तरफ 6 मीटर की आपको जगह छोड़नी है। अब 6 मीटर की जगह अगर हम छोड़ने जाएंगे तो वो इमारत बन नहीं सकती है। तो सरकार को, जो अभी महाराष्ट्र की सरकार है, उससे हमारा निवेदन है कि जो 6 मीटर की जगह पे आपने 1.5 मीटर उल्लासनगर को स्पेशल केस करके 6 मीटर के अगर 1.5 मीटर का साइड मार्जिन करके दिया तो सारे जितने फ्लैट डालर हैं वो अगर पुनर्निर्माण करते हैं 4 FSI में और केवल 7 फ्लोर की बिल्डिंग तक, ऊंची बिल्डिंगों के लिए नहीं बोल रहे हैं हम, क्योंकि ऊंची बिल्डिंगों के लिए जो मानक है, तो जितने भी लोग हैं जिनके घर गए हैं उनको 1000 फुट की जगह पे 800 फुट 850 फुट करके बन सकता है। पुनर्बांधनी का खर्च बैंक के द्वारा कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी कि उनको मिले और सभी को अपना पक्का घर मिल सकता है। तो इसमें हमारी सरकार को एक रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ के नगर विकास मंत्री, हमारे को खुशी है, हमारे जो नगर विकास मंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, जो कि चाहे तो एक दिन में वो आदेश निकाल सकते हैं, वो आदेश निकालेंगे तो सबको ये पूरी तरह से मिलेगा। बाकी ये ठीक नहीं है एकनाथ शिंदे जी आए, जब तक जीवन है तब तक कुछ नहीं देना, मृत्यु के बाद 5-5 लाख रुपए देना, ये एक ठीक है, मानवता के आधार पर ठीक है, लेकिन कितनी मृत्यु का और हम इंतजार करेंगे? हम अगर किसी का जीवन है उसको अगर 5-5 लाख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मृत्यु उपरांत अगर आप 5-5 लाख देते हो, इससे अच्छा बेहतर है कि लोगों की ज़िंदगी के लिए कुछ पैसे दो। मौत के बाद पैसे की कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात, हमारा सबसे ज़्यादा एक मुद्दा हमने उठाया था कि जो रेडी रेकनर है, ये आपको मैं बताता हूँ कि जो पप्पू कलानी थे उनकी भी यही मांग थी कि रेडी रेकनर 2006 का ही लगना चाहिए। जिनकी जो आज जो उनके पुत्र जो टीओ की पार्टी चलाते हैं उनकी भी शुरू से यही मांग रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी यही मांग है कि जो रेडी रेकनर का जो लोगों से दंड लिया आकारना है वो 2006 से ही लेनी चाहिए। लेकिन इसके लिए क्यों अभी रिवाइज क्यों बंद है, रिवाइज क्यों नहीं रेगुलेशन के लिए लोग डाल रहे हैं? क्योंकि 2006 का कानून है और 2021 की फीस लोगे तो लोग इतने पैसे भर ही नहीं पाएंगे। तो सरकार को कहिए कि यहाँ पर लोगों की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो भर पाएंगे। अगर 2006 की भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है, एक दिन का काम है, नगर विकास मंत्री ने जीआर निकालना है और 2006 के लागू यहाँ पे लोगों ने अपनी पुनर्निर्माण शुरू कर देंगे। इसके बाद हमारी ये आखिरी डिमांड ये है कि 2000 फुट का 2000 स्क्वायर मीटर का क्लस्टर होना चाहिए। मतलब 2000 स्क्वायर मीटर की 10 बिल्डिंगें आपस में मिलकर एक 30-35 मालों का टावर खड़ा करती है, क्योंकि बाकी जगह पे 10,000 है। हमारा शहर इतना छोटा है कि 10,000 तो हमारे पास जगह ही नहीं है। अगर हमारा शहर छोटा है तो हमारा ऊपर जाने को हमको मिल सकता है। तो 2000 स्क्वायर मीटर पर अगर हमको क्लस्टर दिया तो बहुत सारा ये जो दुख है रोज इमारतों का गिरने का वो नीचे आ सकता है। क्योंकि क्या होगा जी, अगर कोई डेवलपर आएगा 10 बिल्डिंगों से बात करेगा, वो ऊंचा जाएगा, उनको भी फ्लैट देगा और सरकार के ऊपर भी कोई बोझ नहीं आएगा, सबको फ्लैट भी मिलेंगे और बाकी चीज़ें वो बाजार में बेच भी सकता है। इसको पीपीपी मॉडल पे 2000 स्क्वायर फुट का क्लस्टर दिया तो हम कर सकते हैं। ये प्रमुख हमारी 6 जो मांगे हैं
उसमें हमने एक ये भी मांग रखी है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट जो करा रही है वो मैंने आपको बताया कि उसका खर्चा पूरा महानगर पालिका ने उठाना चाहिए और धीरे धीरे टैक्स में करना चाहिए, वो मुद्दा भी मैंने बताया। और सारी बातें मैंने, ये मुख्य 6 बातें मैंने बताई है, बाकी मेरे अध्यक्ष आपको जो बताएंगे। लेकिन हम सरकार को आप बिल्कुल आगाह करते हैं कि जिस तरह से फडणवीस सरकार ने हमको यहाँ पर रिलीफ दिए थे 13 सितंबर 2019 को जीआर निकाल के, बाकी 1-2 छोटे जीआर निकाल के दोगे तो सही मायने में हम मानेंगे कि शिवसेना भी संवेदनशील सरकार है और यहाँ पर जो मौतें होती हैं, जो लोग मर रहे हैं, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं और मुझे विश्वास है ये जरूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर ये काम करती है तो पूरे उल्लासनगर का नागरिक उनका शुक्रिया अदा करेगा और हर एक शहर का बच्चा, हर एक शहर का जवान उस सरकार का शुक्रिया अदा करेगा, ऐसा हमारा मानना है। 8 दिन के अंतराल में 2 बिल्डिंगें जिनके स्लैब के टुकड़े गिरे हैं, एक बिल्डिंग में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दूसरे में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद घटना इस शहर में घटी है। इसके पहले भी कई बार बिल्डिंगें गिरी हैं और इस प्रकार के विषय उपस्थित हुए हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा ठोस निर्णय नहीं बन पाया है जिससे इस शहर का भला हो। इस बार हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, जैसे प्रदीप जी ने बताया, और कई शहर के आर्किटेक्ट, इंजीनियर से मुलाकात की है। माननीय आयुक्त से भी हमारी 2-3 घंटे इस विषय पर चर्चा हुई और कल पार्टी की बैठक भी हुई जिसमें हमारे श्री रविंद्र चौहान जी, पूर्व मंत्री, भी उपस्थित थे। ऐसा एक काम होना चाहिए जैसे आने वाले दिनों में भी, भविष्य में भी और अभी भी इस शहर में जो यह घटना घटित हो रही है वो न हो। उसके लिए मुख्य रूप से आने वाले दिनों में, भविष्य में एक ट्रांजिट कैंप का होना अति आवश्यक है। हमारे पास कई हाउस फॉर डिसहाउस पर्सन के लिए प्लाट रिजर्व पड़े हैं, उनकी सूची भी हमने मंगाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है फंड्स का न होना। अभी शहर में व्यापार पूरा ठप लगा पड़ा है। 15 महीने से लोग जितने बहुत पीड़ा से भरे पड़े हैं, न काम धंधा चालू है, न कुछ रोजगार है, खाने के लिए तक लोगों को पैसे नहीं हैं और ऐसे टाइम में ऐसी दुखद घटनाएं हो रही हैं। तो एक तो लंबे प्रोसीजर में हमारी यह मांग है कि 100 करोड़ रुपए उल्लासनगर को ग्रांट के तौर पर दिए जाएं, जिससे 1000 फ्लैट 600-700 स्क्वायर फीट के कम से कम बनेंगे। 1300-1400 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा है, 1500 का। अगर ये 1000 फ्लैट हमारे पास बन के तैयार होते हैं तो कभी भी किसी भी समय हम कुछ 50-100 बिल्डिंगों को खाली करके वहाँ पर बिठाकर उसकी पुनर्बांधनी का काम कर सकते हैं। पुनर्बांधनी किस प्रकार हो? अभी 2 तरह के नोटिस इशू हुए हैं। एक तरह का नोटिस ऐसा इशू हुआ है कि आपकी बिल्डिंग डेंजर है और आप उसे खाली करो। अभी 125 बिल्डिंगें अगर खाली हों तो लोग किधर जाएं? ये बहुत बड़ा प्रश्न इस शहर के लिए निर्माण हुआ है। दूसरे 1500 बिल्डिंगों को नोटिस दिया गया है कि आप तुरंत स्ट्रक्चरल ऑडिट करके दो। अभी प्रश्न यह उठता है, मैंने आयुक्त साहब से भी बात की, कि जो हमारे पैनल पर स्ट्रक्चरल ऑडिटर हैं, टेक्निकली जो जानकार हैं, वो 2 लोग हैं। अगर हम शहर के लोगों को भी देंगे तो 2 या 3 और देंगे, 4 देंगे। एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का समय 10 दिन का लगता है। अगर एक बिल्डिंग को स्ट्रक्चरल ऑडिट करने में 10 दिन लगेगा तो एक स्ट्रक्चरल ऑडिटर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने के अंदर 8-10 बिल्डिंगें कर सकेगा। तो 1500 बिल्डिंगों का 15 दिन में स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा कैसे? अगर होगा भी तो अपनी रिपोर्ट में क्या देगा कि यह बिल्डिंग रहने योग्य नहीं है। आधी बिल्डिंगों को तो ऐसा ही नोटिस आएगा और इसको आप रिपेयर करो, बनाओ। रिपेयर करने का, बनाने का खर्चा कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है। तो हम लोगों की यह मांग है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर कंपलसरी करना है तो स्ट्रक्चरल ऑडिट का खर्चा शासन ने लेना चाहिए। शासन ने 100 करोड़ जो देंगे उसमें 10 करोड़ से 15 करोड़ का स्ट्रक्चरल ऑडिट पर रखा जाए और 80-85 करोड़ का फंड जो है वह हाउस फॉर डिसहाउस पर्सन के लिए, फ्लैट बनाने के लिए रखा जाए। ये हमारी मांग मुख्यमंत्री से रहेगी। हमारे आदरणीय फडणवीस साहब जी को यह पॉइंट हमने लिखी है। दूसरा, जैसे प्रदीप जी ने बताया कि सितंबर 2019 में
4 FSI का जो विषय वो क्लियर हो चुका है, उसमें कुछ करेक्शन है। करेक्शन कैसे है कि नया DC रूल आया जिसमें 6 मीटर चारों तरफ से बिल्डिंग को छोड़ने के लिए प्रावधान है। अभी उल्लासनगर में 50 बाय 50 की जगह पर बिल्डिंग बनी हुई है, 60 बाय 60 पे बिल्डिंग बनी हुई है, यानी 3000 स्क्वायर फीट, 4000 फुट, 2000 फुट, 5000 फुट का प्लाट है। और अगर 20 फुट इधर से 20 फुट इधर से छोड़ेंगे, 40 फुट छोड़ना पड़ेगा और आगे पीछे 40 फुट छोड़ना पड़ेगा, तो प्लाट ही उतना है, तो बिल्डिंग बनेगी ही नहीं। तो कोई भी अपनी बिल्डिंग को अगर समझ लीजिए 60 बाय 60 भी हो और 20 इधर छोड़ना पड़े, 20 आगे 20, तो 10 बाय 10 का टुकड़ा बचेगा, तो बिल्डिंग बनेगी नहीं। तो हम लोगों ने ऐसी मांगनी की है कि साइड मार्जिन रिलैक्सेशन का पावर आयुक्त को देना चाहिए, और उसमें जैसे मुंबई महानगर पालिका में 1.5 मीटर पेरा पेरी चारों तरफ से 1.5 मीटर यानी कि 5 स्क्वायर फीट चारों तरफ छोड़ के बिल्डिंग बनती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 20-20 माले की, 15 माले की, 30 माले की, तो यहाँ पर भी देना चाहिए, तब कंस्ट्रक्शन हो सकेगा। अन्यथा सिर्फ हम बातें करते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। चारों तरफ से 1.5 मीटर होना चाहिए, ताकि हम जो ग्राउंड +5 की बिल्डिंग है उसको ग्राउंड +8 तक करके, छोटा करके और ऊपर हाइट बढ़ाकर उतने फ्लैट कम से कम बना सके। एक और हमारी मांगनी ये है कि जो भी बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन में जाए वो जितनी FSI में बनी है उससे 0.5 FSI ज़्यादा देनी चाहिए। अगर वो 3 FSI में बनी है तो 3.5 FSI देनी चाहिए, 2 FSI में है तो 2.5 FSI देनी चाहिए, 0.5 FSI एक्स्ट्रा देनी चाहिए। उसका कारण क्या है? लोगों के पास पैसे हैं नहीं, तो लोग बनाएंगे कैसे? अगर 0.5 FSI ज़्यादा देंगे तो कोई भी डेवलपर आएगा और वो बनाने का खर्चा उसमें से निकाल सकेगा और फ्री ऑफ कास्ट इस शहर को सारी बिल्डिंगें तोड़ के बनाने का मौका मिल सकेगा। इसमें शासन का कोई भी नुकसान नहीं होगा। उल्टा जब हम रेगुलराइजेशन पे जाएंगे, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि 2006 का रेडी रिकनार रेट होगा, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र शासन को रेडी रिकनार के पैसों से या कोई भी बिल्डिंग रेगुलराइज कराता है उसके पैसों से कोई लेना देना नहीं है, उनको पैसे मिलने वाले नहीं हैं। पैसा मिलेगा उल्लासनगर महानगर पालिका को रीडेवलपमेंट फंड करके। तो अगर 2006 का यह मॉडल अपनाते हैं हम और वही रेट रखते हैं तो बहुत सारे पैसे 300-400 करोड़ रुपए शहर को भी आएंगे और यह हमेशा के लिए प्रॉब्लम दूर होगा। ऐसे कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं और हमारी कल आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब से एक बैठक भी है। हमारे कई नेतागण जूम मीटिंग पे उनसे मुलाकात करेंगे और ये पॉइंट्स लिख करके, जैसे प्रदीप जी ने भी बताया, हम उन्हें देने वाले हैं और हम यह मांगनी करेंगे कि लोगों को फिर से बसाया जाए। जो लोग गरीब हैं, जिनको खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनको न भाड़ा देने के लिए पैसे हैं, कोई भाड़े पर रह रहे हैं, उनको बसाया जाए। उनको इतना बड़ा लोड नहीं डाला जाए कि आप इसका ऑडिट करो और ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट तो वैसे ही जीरो आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंगें 25 साल से भी पुरानी हैं। तो शासन ने जो पहले हमारे फडणवीस साहब जी के कार्यकाल में किया था कि 30 वर्ष से पुरानी कोई भी बिल्डिंग हो, धोखादायक हो या नहीं हो, एक तो वो बिल्डिंग, दूसरी जिनको धोखादायक का नोटिस है, चाहे वो 30 साल से कम की है, धोखादायक का कॉर्पोरेशन ने नोटिस दिया, उनको 4 FSI मिलना चाहिए। ये जो बात है उसमें एक माइनर करेक्शन होना चाहिए। 1.5 मीटर फेरा फेरी में मार्जिन का रिलैक्सेशन का पावर आयुक्त को होना चाहिए, तो बहुत सारी बिल्डिंगें बन सकती हैं और इस शहर का कुछ भला हो सकता है। और बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ कि रेगुलेशन प्रोसेस में जो हमने देखा है कि प्रशासन की तरफ से जो बिल्डिंग डिमोलिशन हो गई है, डिमोलिशन यानी गिर गई है डेंजरस बिल्डिंग करके, या कॉरपोरेशन ने डिमोलिशन की है वो बिल्डिंग एज ए डेंजरस बिल्डिंग, तो जब रेगुलेशन के लिए बिल्डिंग प्रशासन के पास जाती है तो उनका हमेशा सवाल रहता है कि अभी बिल्डिंग तो गिर गई तो हम रेगुलाइज क्या करें। तो फिर उनको दिक्कत, समझो अभी मोनी पैलेस गिर गई तो फिर अभी जब भी उसके लिए रिकन्स्ट्रक्शन रेडियोलमेंट ऐसी बिल्डिंग का प्रपोजल जाता है तो प्रशासन पास नहीं करता है, क्योंकि उनका ऐसा रहता है, जैसे मैंने कहा कि वो बिल्डिंग डिमोलिशन हो गई या गिर गई तो अभी उसका जो रेगुलेशन है वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो हमारी यह भी मांग है कि वो जो बिल्डिंग जो कॉरपोरेशन ने गिराई है डेंजरस बिल्डिंग्स और जो अपने आप गिर गई हैं, उनके लिए भी ये 4 FSI या रेगुलेशन का प्रोसेस होना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास एक आसान सा तरीका भी है
कि कारपोरेशन ने वैसे भी 30 साल की बिल्डिंग आइडेंटिफाई करने के लिए पावती को, टैक्स पावती को आधार बना है, वैसे ही वो उन बिल्डिंग्स के लिए भी वो टैक्स पावती है, उसमें पूरा रिकॉर्ड है कि वो बिल्डिंग कितने माले की थी, कितने फ्लैट्स थे उसमें। तो गिरने के पहले या डिमोलिशन के पहले उस बिल्डिंग की जो स्थिति है उसके हिसाब से वो रेगुलाइज होनी चाहिए, नहीं तो इस रेगुलाइजेशन प्रोसेस का उन लोगों को या उन फ्लैटदारों का उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए हम चाहते हैं कि साथ ही साथ में सरकार को विशेष प्रोविजन करके उनको भी रेगुलाइज करना चाहिए और रीडेवलपमेंट के अंदर लेना चाहिए। जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने बताया, प्रदीप भाई ने बताया कि मैंने जो प्रमुख मांग की है, जो स्ट्रक्चरल ऑडिट की जो पेमेंट लगती है, जो खर्चा होता है, वह महानगर पालिका को बेयर करना चाहिए। देखिए, मेरी नज़र में जैसे लगभग पूरे विश्व में अभी कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो मेरी सोच में डेंजरस बिल्डिंग भी उल्लासनगर के लिए एक महामारी है। जब भी हम उस मुद्दे के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए 20 लाख रुपया पर मंथ यहाँ पे एक हॉस्पिटल, सत्य साई हॉस्पिटल ले रहे हैं, चाहे उनमें आज पेशेंट है या कम है, उद्देश्य क्या है कि लोगों की जान बचनी चाहिए। तो उसी के तहत महानगर पालिका को या महाराष्ट्र शासन को जो स्ट्रक्चरल ऑडिट का जो खर्चा आएगा वो उन्हें बेयर करना चाहिए। मरने के बाद 5 लाख रुपया देने से जिंदा जो बिल्डिंगें खड़ी है, जो लोग हैं, उनके लिए 1 लाख रुपया खर्चा हमें करना चाहिए। मेरी ऐसी स्पष्ट तरीके से ये मांग है। तो मैं जैसे हमारे भाई प्रदीप भाई ने बताया कि हमारे पालक मंत्री जी से हम ये विनती करते हैं कि इस बात को तुरंत, इस बात को सीरियसली लिया जाए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो हम नोटिस निकाल रहे हैं, तो हमें केवल अपनी एक ड्यूटी पूरी करनी है। अभी जैसे बताया गया है कि 15 दिन में आप 1500 बिल्डिंग स्ट्रक्चरल ऑडिट करो और हमें रिपोर्ट सबमिट करो, नहीं तो बिल्डिंग खाली करो। क्या ये प्रैक्टिकल संभव है? कोई जवाब दे पाएगा? बिल्कुल संभव नहीं है। तो हमें वह चीज़ करनी चाहिए जो सही मायने में हम लोगों के भले के लिए, लोगों के हित के लिए हम सोचते हैं। हमने केवल अपने नोटिस देके अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, वहाँ तक हमें लिमिट, वहाँ तक मर्यादित नहीं रहना चाहिए। हमारा रियल जो कर्तव्य है कि लोगों की जान किस प्रकार से बचे, उस सिलसिले में हमें सोचना चाहिए और उसी तहत हमें आगे बढ़ना चाहिए। अभी कल जैसे बताया गया कि हमारे प्रमुख जो सीनियर नेता हैं, उनसे हमारी मीटिंग रखी गई है और ये सभी मांगे हम उनके समक्ष रखेंगे और अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि लोगों को, इस शहर की जनता को हम न्याय दिला सके। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।